Good morning, all of you. So, as all you are aware, that answer writing is the most important aspect of your preparation. So, today we will do a bit of answer writing with the help of previous year question paper. तो आज हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे आंसर राइटिंग स्किल्स को हम अच्छे आंसर लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आंसर राइटिंग की बात की जाए तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है, एक बार दो बार ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीड करना है। उसके बाद ठीक से एनालाइज करना है। आपको सीधे ही आंसर लिखने पर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आपने ठीक से एनालाइज नहीं किया क्वेश्चन को तो आप जितना अच्छा और आपका एनालिसिस अगर गलत हो गया तो आप जितना अच्छा आंसर लिखेंगे, जितना मर्जी अच्छा आंसर हो आपका, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे अगर आपकी एनालिसिस गलत है। उसके बाद आपको कंटेंट अपने दिमाग में सोच लेना है, या अभी आप एक पेपर पर लिख सकते हैं इन पॉइंट्स। जितना हो सके कंटेंट्स को पॉइंट में सोचिए ताकि आसानी से वो याद रह सके। और उसके बाद उसकी स्ट्रक्चरिंग कर देनी है। स्ट्रक्चरिंग के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है आपका एक इंट्रोडक्शन आपको दे देना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको जो सबसे मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो है कि आपको क्वेश्चन को ठीक से एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है वो सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन के अंदर एक्सप्लेन कर देनी है। उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर का वो है बॉडी। बॉडी के अंदर आपको वो सारे फैक्ट्स, कंटेंट उसके अंदर ऐड कर देना है जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है। एंड फाइनली द कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर वॉट एवर यू हैव इंक्लूडेड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट आपने इंक्लूड किया है उसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर कर देना है विद योर ओपिनियन, जो भी आपका ओपिनियन है उस क्वेश्चन के बारे में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आंसर राइटिंग या अच्छा आंसर लिखते समय आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, कंटेंट है उसको सोच लेना है पॉइंट्स में, और उसके बाद उसकी स्ट्रक्चरिंग कर देनी है। तो चलिए देखते हैं ये सारे पॉइंट्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वाइल राइटिंग अ गुड आंसर विद द हेल्प ऑफ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है विच हैज़ बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2017 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है 15 मार्क्स के लिए 250 वर्ड्स में, और जीएस पेपर 1 का ये क्वेश्चन है। तो द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी। क्लियर? तो क्वेश्चन आपका, जब सबसे पहले हमने कहा कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना है, उसके बाद उसको एनालाइज कर लेना है। तो क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है और रूरल इकोनॉमी के बारे में है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अभी जनरली क्या होता है कि अगर आप ठीक से एनालाइज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, गलत तरीके से आप इसको एड्रेस करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ठीक से एड्रेस करना है क्वेश्चन को, क्योंकि ज़्यादातर कोर्सेज़ के अंदर, ज़्यादातर मॉडल्स के अंदर जो भी सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर उसमें चेकआउट करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को गलत तरीके से उन्होंने एड्रेस कर रखा है। इसके अंदर जो प्रोसेस है, जैसे कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दैट हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी। तो आपको क्या बताना है कि जब ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री का डिक्लाइन हो गया, उसके बाद क्या हुआ जिसकी वजह से रूरल इकोनॉमी जो है इंडिया की वो डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन ज़्यादातर जो सोर्सेस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर या ऑनलाइन सोर्सेस, उनमें क्या दे रखा है, उनमें कॉजेज़ दे रखे हैं विच आर देयर बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल
आर्टिसनल इंडस्ट्री। तो ये एक गलत अप्रोच हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आपसे पूछा कुछ और गया है और आप लिख कुछ और रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको ठीक से आंसर क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद उसको एनालाइज करना है कि सच में पूछा क्या क्या है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमको पॉइंट्स में सोच लेना है कि हमको कैसे इस क्वेश्चन को एड्रेस करना है। तो स्ट्रक्चरिंग करते समय हमने कहा था कि आपको इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखना है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि कैसे जो प्री कॉलोनियल इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी, it was marked by various small scale industries। ये आपका इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स आप रख सकते हैं। कैसे विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल टाइम, कैसे वो विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट थे, बहुत कम चीज़ें ही वो इंपोर्ट किया करते थे, ज़्यादातर चीज़ें विलेजेस के अंदर प्रोड्यूस होती थी। क्या और कैसे जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इंटीग्रेट किया पैन इंडिया इकोनॉमी को, यानी कि इंडियन इकोनॉमी को पहले इंटीग्रेट किया। अगर महाराष्ट्र के अंदर ड्रॉट आएगा तो उसका असर आपको दिल्ली के अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमीज़ एक दूसरे से इंटीग्रेट हो गई। और इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी के साथ या ब्रिटेन की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर दिया। तो इसकी वजह से भी जो रूरल इकोनॉमी है उस पर बुरा असर पड़ा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके अलावा जो बॉडी है उसमें हम कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं कि कैसे ट्रेडिशनल जो आर्टिसन इंडस्ट्री है उसके डिक्लाइन की वजह से रूरल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने लगी। तो सबसे पहले है कि जब ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री का डिक्लाइन के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो लोग उन इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उन्होंने अपना वोकेशन खो दिया। तो देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट। जब अनएम्प्लॉयड हो गए, आर्टिसनल इंडस्ट्री नहीं रही, तो ओवर क्राउडिंग होने लगी। कहाँ पर? एग्रीकल्चर के अंदर। सो ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, सिंस ज़्यादा लोग रूरल इकोनॉमी में बढ़ गए, ज़्यादा लेबर बढ़ गई, तो क्या होगा? जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी डिमांड से तो प्राइसेस कम हो जाते हैं। इकोनॉमी के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो जब सप्लाई ज़्यादा हो गई तो क्या होगा? जो वेजेस हैं उनमें हमें एक रिडक्शन देखने को मिला, रिडक्शन इन वेजेस, लेबर वेजेस। ठीक है, तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई जो पीजेंट्स हैं उनकी। इसके अलावा जो सेल्फ सफिशिएंसी थी रूरल विलेजेस की, इट वाज डिस्ट्रॉयड, राइट? सो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। Apart from that, there was a great level of cooperation in the rural economy. रूरल इकोनॉमी में बहुत कोऑपरेशन था। जो ब्लैक स्मिथ थे या जो आर्टिसन थे, दे वर डिपेंडेंट ऑन फार्मर्स। वो फार्मर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे और फार्मर्स आर्टिसंस के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो वो कोऑपरेशन डिस्ट्रॉय हो गया। इसकी वजह से भी रूरल इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ा, राइट? कोऑपरेशन डिस्ट्रॉयड। इसके अलावा कुछ आउटसाइडर्स का इन्फ्लक्स हमें देखने को मिलता है रूरल इकोनॉमी के अंदर, एंड दे वर नॉट टाइड बाय एनी सोशल कन्वेंशन विद द पीजेंट्स। तो जो पीजेंट्स थे उनके साथ उनका कोई सोशल रिलेशन नहीं था, जिसकी वजह से दे यूज़ अनस्क्रैपुलस मेथड्स टू हरेस एंड एक्सप्लॉइट द पीजेंट्स एंड फार्मर्स। तो उसकी वजह से भी रूरल इकोनॉमी का डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम अपने आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। एंड फाइनली हम जो भी हमारा आंसर है उसको कंक्लूड कर देंगे विद वॉट एवर पॉइंट्स वी हैव मैंशनड इन दी बॉडी। तो ये एक स्ट्रक्चरिंग होगी
ये एक अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को डील करने का। मैं एक मॉडल आंसर आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कैसे एक अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल आंसर है जो कि हम इस तरह इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वही है जो भी हमने देखा, एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हमने इंक्लूड किया है द रूरल इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ प्री कॉलोनियल इंडिया वाज मार्क्ड विद द फ्लरिशिंग आर्टिसनल इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, आयरन, steel industry, etc. Peasants supplement their income through ये through है right, these artisanal vocations. The pre-modern Indian villages were self-sufficient and barely import anything from outside. The colonial obsession of integrating the pan-India economy with the global economy ruined the traditional artisanal industry and subsequently led to the destruction of Indian रूरल इकोनॉमी। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। जो भी पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उनको ठीक से हमने स्ट्रक्चर कर दिया है इंट्रोडक्शन के अंदर। अभी देख लेते हैं बॉडी के अंदर हमने कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड किए हैं और कैसे उनको स्ट्रक्चर किया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो है लॉस ऑफ वोकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। तो जैसा कि हमने अभी दिखाया था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है जब ट्रेडिशनल आर्टिसनल इंडस्ट्री का डिक्लाइन होता है। तो मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स वर इन्वॉल्व्ड इन वेरियस काइंड ऑफ वोकेशन अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर। The decline of traditional artisanal industry due to influx of foreign merchandise led to unemployment of the section which was hitherto occupied in those vocation. तो unemployment बढ़ जाएगा। Overcrowding in agriculture, so losses of unemployment due to glut of foreign merchandise in the rural market led to the overcrowding in the agriculture. तो ओवरक्राउडिंग हो जाती है एग्रीकल्चर के अंदर। रिडक्शन इन वेजेस, ओवरक्राउडिंग ऑफ लेबर इन द एग्रीकल्चर लेड टू रिडक्शन इन रियल वेजेस इन रूरल इकोनॉमी व्हिच फर्दर डिग्रेड द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स। इसके अलावा सेल्फ सफिशिएंसी वाज डिस्ट्रॉयड। सो प्री कॉलोनियल विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट इन द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, दे सेल्डम इम्पोर्ट एनीथिंग आउटसाइड देयर विलेजेस। The colonial intervention and decline of traditional rural industry led to loss of self-sufficiency of villages. ये हो गया। इसके अलावा जो एक इंटीग्रेट कोऑपरेशन था बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स वो डिसअपियर हो जाता है इसके अंदर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इंक्लूड कर सकते हैं कि पीजेंट्स वर डिपेंडेंट ऑन आर्टिशंस एंड आर्टिशंस वर डिपेंडेंट ऑन फार्मर्स। तो फार्मर्स आर्टिशंस पर डिपेंडेंट थे और जैसे सपोज़ अगर किसी को कुछ इक्विपमेंट्स बनवाने हैं फार्मिंग के लिए तो वो ब्लैक स्मिथ के पास जाएगा और उससे बनवा लेगा। अब बदले में उसको क्या कर देना होगा, जो भी उसका प्रोड्यूस होगा वो ब्लैक स्मिथ के साथ शेयर करेगा। तो इस तरह ब्लैक स्मिथ फार्मर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे और फार्मर्स ब्लैक स्मिथ के ऊपर डिपेंडेंट थे। ऐसे ही टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, जो छोटे छोटे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स थे वो भी फार्मर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो इस तरह का एक कोऑपरेशन हमें देखने को मिलता है रूरल इकोनॉमी के अंदर, जो कि बाद में आफ्टर द एडवेंट ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज इन्फ्लक्स ऑफ मनी लैंडर्स एंड आउटसाइडर्स इन द रूरल इकोनॉमी। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे मनी लैंडर्स रूरल इकोनॉमी में एंटर कर जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस डिस्टॉर्टेड लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसकी वजह से जो एक सोशल कंसेंसस बना हुआ था रूरल इकोनॉमी के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट द प्री कॉलोनियल रूरल इकोनॉमिक लैंडस्केप was self-sufficient and marked by various artisanal activities. The British distorted and predatory policies ruined the traditional small-scale industries in the villages and destroyed the rural economy by sapping its vitality and the elements of cooperation on which the whole rural economy was based. तो ये एक तरीका हो सकता है कि कैसे आप किसी भी आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने चेकआउट किया था। कुछ लोगों को इसमें
इशू हो सकता है कि कैसे इसको एड्रेस करना है, कि ज़्यादातर सोर्सेज के अंदर गलत तरीके से एड्रेस कर रखा होता है। तो आपको ठीक से क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद आपको पॉइंट्स में जो भी कंटेंट है उसको ध्यान में रखना है और ठीक से स्ट्रक्चर कर देना है। बस सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी एग्ज़ाम के अंदर आप इसको डील कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बहुत कम टाइम मिलता है। अगर आपको 150 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखना है तो ऑन एवरेज आपको 6 to 7 मिनट्स ही मिलेंगे, और अगर आपको 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है तो ऑन एवरेज आपको 12 to 15 मिनट्स ही मिल पाएंगे। तो टाइम कंस्ट्रेंट है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओवर द प्रैक्टिस आप ये स्किल अक्वायर कर लेंगे। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह का जो एक्सरसाइज है वो पसंद आई होगी। अगर आपको डाउट है इसको लेके तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर, और अगर कोई और टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं देन यू कुड मेंशन इट देयर ओनली। So thank you for being cooperative, and we will certainly meet next time with some other topic. Goodbye and have a good day.